हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, बीएफएम में से मॉड्यूल ए का चैप्टर थर्ड का पार्ट सेकंड है ये कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स का। ये पूरे चैप्टर में हमें ये सारे टॉपिक्स को पढ़ने हैं। उसमें से लास्ट के वीडियो की बात करें तो उसमें फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं एनआरआई क्या होता है, पीआईओ, ओसीआई, ओसीबी, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उसमें से ये दो टॉपिक जो बचे हुए हैं उसके बारे में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि एनआरआई बैंकिंग में से एनआरआई क्या होते हैं, है ना। एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन क्या होते हैं, पहले ये समझना जरूरी है आपके लिए। तो देखिए, इंडिया की यदि बात करें तो यहाँ पे एनआरआई को दो एक्ट में डिफाइन किया गया है। एक आपका है आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, और दूसरा आपका है फेमा एक्ट। ठीक है, तो दोनों एक्ट में जो डिफाइन कर किए गए हैं उसके पर्पस अलग अलग हैं, क्योंकि एक ही कंट्री में एक चीज को दो तरीके से क्यों डिफाइन किया जाएगा, है ना। तो समझिए कि इनकम टैक्स अपने तरीके से क्यों डिफाइन किया गया है, क्योंकि इनकम टैक्स में यहां पे सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने के व्यू से एनआरआई को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। लेकिन यदि फेमा की बात करें तो ये क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज में डील करता है। फॉरेन एक्सचेंज का ये आपका एक्ट है। तो फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए फेमा अपने तरीके से एनआरआई को डिफाइन करता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोविजंस है इसमें, उसको ध्यान रखते हुए फेमा अपने तरीके से एनआरआई को डिफाइन करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई बात कि दो एक्ट में डिफाइन किया गया है एनआरआई को, और दोनों एक्ट में जो डिफाइन किया गया है वो अलग अलग तरीके हैं। हो सकता है कि आपका इनकम टैक्स में जो इनकम टैक्स एक्ट में जो डिफाइन किया गया है और उसमें जो एनआरआई है वो उस आपका फेमा एक्ट में एनआरआई के डेफिनेशंस में नहीं आता हो, है ना, वो नहीं एनआरआई होता है। तो समझते हैं हम लोग कि सबसे पहले की जो इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो डिफाइन करता है एनआरआई को, नॉन रेसिडेंट इंडियंस को, वो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज अ पर्सन स्टे आउटसाइड इंडिया, कितने दिनों तक कोई पर्सन इंडिया से बाहर रहता है उसके आधार पे ये एनआरआई को डिफाइन करता है। ठीक है, अब एनआरआई इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है उसमें से सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेसिडेंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ये दोनों चीजों को समझिए। अब यहां पे रेसिडेंट का मतलब, यहां मतलब हो गया कि इंडिया में रहने वाला। अब इंडिया में जो रहने वाला है वो जरूरी नहीं है कि इंडिया का वो सिटीजन हो, है ना। वो हो सकता है कोई फॉरेनर भी हो सकता है, कोई पीआईओ हो सकता है, कोई ओसीआई हो सकता है, या इंडिया का सिटीजन हो सकता है। तो यहां पे डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन है, इसलिए ये रेसिडेंट का मतलब कोई भी पर्सन हो सकते हैं जो इंडिया में रह रहा हो। ठीक है, इंडिया का नागरिक जरूरी नहीं है कि वो हो। ठीक है, तो यहां पे रेसिडेंट जो इनकम टैक्स 1961 के तहत डिफाइन किया गया कि रेसिडेंट क्या होते हैं। तो इसका कहना है कि इफ एन इंडिविजुअल इन इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 182 डेज, है ना, इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कहने का मतलब हो गया कि जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो क्या है, आपका 2023-24 है ये। ठीक है, ये करंट फाइनेंशियल ईयर है। अब इससे पहले क्या होगा, 2022 और 23, ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है यदि इसका देखें तो। ठीक है, तो वही कह रहा है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज कम से कम यदि रहा है कोई पर्सन, यदि रह रहा है ना इंडिया में, तो वो आपका रेसिडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेसिडेंट कहलाएगा। लेकिन अब यहां पे रेसिडेंट, अब ऐसा कोई पर्सन ऐसा कर सकता है कि वो एक साल में 100 ही डेज रहे, है ना, 100 डेज ही रहे, तो उस तरह से वो तो रेसिडेंट तो नहीं कहलाएगा। वो अपना चालाकी दिखा करके, और क्या है कि आपका 182 डेज से कम रहे ताकि वो जो आपका एनआरआई का है वो टैग ले सके और इनकम टैक्स में उसे छूट मिल पाए कुछ। ठीक है, तो 100 डेज ही वो रहे इस तरह से, तब तो वो एनआरआई नहीं कहलाएगा, मतलब रेसिडेंट तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के आधार पे इनकम टैक्स ने यहां पे डिफाइन किया गया है और उससे टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो 100 डेज रहेगा, तो ऐसे पर्सन के लिए कि जो चालाकी दिखाते हैं वैसे के लिए फिर एक और है कि या तो आपका 182 डेज रहे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, या तो फिर इफ एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 365 डेज इन द लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, लास्ट के जो 4 फाइनेंशियल ईयर है, जैसे अभी बात करें यदि 2023-24 की बात करें तो ये आपका करंट फाइनेंशियल ईयर हुआ। इससे जो लास्ट के 4 फाइनेंशियल ईयर हैं उसमें टोटल मिला करके यदि 365 डेज वो रह लेते हैं, इंडिया में रहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि
प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज रहना हो, लेकिन टोटल मिला करके 365 डेज रहते हैं, और वो भी एंड एटलीस्ट 60 डेज इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जस्ट पहले वाले, जैसे 2023 की बात करें, 23-24 की बात करें, इससे पहले फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा, 2022 एंड 23, ठीक है। तो बोल रहा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 60 डेज रहे, और इससे पहले के तीन फाइनेंशियल ईयर मिला करके टोटल 4 फाइनेंशियल ईयर में 365 डेज यदि रहता है, तो भी वो रेसिडेंट कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से जब रेसिडेंट हो जाएगा तो उसके लिए जो टैक्स है वो अलग ढंग से कलेक्ट किया जाएगा, उसके अलग प्रोविजंस है। तो अब बात करते हैं कि नॉन रेसिडेंट क्या है। रेसिडेंट तो हमने देख लिया, अब नॉन रेसिडेंट क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार से, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार से। तो नॉन रेसिडेंट का मतलब हो गया कि इंडिविजुअल नॉट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस ए और बी एबव विल बी ट्रीटेड एज एनआरआई। जो अभी दो कंडीशन हमने देखे हैं रेसिडेंट के, वो यदि फुलफिल नहीं करता है कोई पर्सन, तो वो कहलाएगा एनआरआई, नॉन रेसिडेंट कहलाएगा वो, ठीक है। नॉन रेसिडेंट मतलब इंडिया से बाहर रह रहा है, तो उसका टैक्स का जो है सो प्रोविजन वो अलग होंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए, ये तो बात हो गई जो आपका टैक्स मतलब एक्ट कह रहा है उसके आधार पे, लेकिन इसमें कुछ अमेंडमेंट भी किए गए हैं, ठीक है। 2022 में 1 अप्रैल 2020 को अमेंडमेंट किया गया है। उसमें क्या है, उसमें कह रहा है कि फर्स्ट में है कि इफ एन इंडिविजुअल इज इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 120 डेज, 120 दिन ही रहता है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, है ना, प्रीवियस में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 120 दिन ही रहता है, और उसके अलावा, है ना, मतलब प्लस, और stayed in India for at least 365 days or more in the last 4 फाइनेंशियल ईयर। और लास्ट के जो 4 फाइनेंशियल ईयर है उसमें 365 डेज का भी कंडीशन है, मतलब दोनों कंडीशन, 120 डेज का भी कंडीशन हो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, और लास्ट के 4 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 365 डेज होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन। उसके अलावा एक और कंडीशन भी यदि फुलफिल करता है, प्लस द टैक्सेबल इनकम इन इंडिया एक्सीड्स ₹15 लाख, उसका जो टैक्सेबल इनकम बन रहा है इंडिया में वो 15 लाख से ज्यादा बन रहा है, then the non-resident Indian will be treated as resident for the taxation purpose and the income will be taxed accordingly। समझ में आ रहा है। एक तो हो गया कि आपने जो इसका जनरल डेफिनेशन है वो आपने देख लिया, लेकिन जो अमेंडमेंट कह रहा है वो कह रहा है कि हो सकता है कि 182 डेज का भी कंडीशन कोई फुलफिल ना करता हो, है ना, उससे कम भी रह रहा हो, लेकिन फिर भी 120 डेज यदि रह गया और 365 डेज लास्ट 4 फाइनेंशियल ईयर में रह गया और 15 लाख का उसका टैक्सेबल इनकम भी है, ये तीनों चीज यदि एक साथ हो रहा है तो आपका वो क्या है, रेसिडेंट इंडियन कहलाएगा। और वैसे केस में उसका टैक्स जो है, सो जो टैक्स आपका इंडियन के लिए कलेक्ट किया जाता है उस प्रकार से उसका भी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक डीम्ड रेसिडेंट क्या होता है, जिसे मान लिया जाता है, रेसिडेंट तो वो है नहीं लेकिन मान लिया जाएगा। कब मान लिया जाएगा, इस डेफिनेशन के अनुसार से तो रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कब माना जाएगा, देखिए, एन एनआरआई हु इज नॉट अ टैक्स रेसिडेंट, है ना, टैक्स के लिए वो टैक्स रेसिडेंट में नहीं आता है, ऑफ एनी कंट्री एंड हैज मोर देन 15 lakhs इनकम इन इंडिया अर्न फ्रॉम द इंडियन सोर्सेस। कोई पर्सन है ना, वो इंडिया में ना तो इंडिया में टैक्स के ये में आ रहा है, प्रोविजन में आ रहा है, ना ही जिस कंट्री में वो जा रहा है वहां पे टैक्स के दायरे में आ रहा है। लेकिन इंडिया में वो यदि वो जो अर्न किया है, वह यहां से जो कमाया है वो 15 लाख से ज्यादा यदि अर्न किया है यहाँ पे, तो वैसे केस में उसे डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा। और जो डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा तो उसका टैक्स भी जो है सो रेसिडेंट के आधार पे पे करना पड़ेगा। कब, जब वो किसी भी कंट्री में टैक्स के प्रोविजंस में नहीं आ रहा है, टैक्स के दायरे में वो नहीं आ रहा है, तो वैसे केस में यदि 15 लाख से ज्यादा अर्न कर रहा है इंडिया में, तो वैसे केस में उसे डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, द स्टेटस ऑफ डीम्ड रेसिडेंट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एनआरआई। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये एनआरआई के लिए होगा, हु होल्ड इंडियन सिटीजनशिप एंड नॉट एप्लीकेबल टू पीआईओ, या कोई फॉरेनर के लिए
या ओसीआई के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन जो है, जो एनआरआई का डेफिनेशंस में आ रहा है, उसके लिए ये एप्लीकेबल है डेफिनेशंस। कौन? डीम्ड रेसिडेंट का। बात समझ में आ गई? फिर से बता दे रहा हूं कि ये वैसे फॉरेनर के लिए नहीं है, पीआईओ के लिए नहीं है, ओसीआई के लिए नहीं है। ठीक है, किसके लिए है? नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन। जो इंडियन सिटीजन है और जो एनआरआई का टैग लिए हुए हैं, वो यदि 15 लाख से ज्यादा वो अर्न करते हैं इंडिया में, और यदि टैक्स के दायरे में दूसरे कंट्री में भी नहीं आ रहा है, तो वो यहां पे आपका डीम्ड रेसिडेंट में काउंट किया जाएगा और टैक्स उसके अनुसार से उसे पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है एज पर फेमा एक्ट 1999। फेमा के तहत किस प्रकार से एनआरआई को डिफाइन किया गया है, बिल्कुल अलग है उससे, इसको समझिए। यहां पे एक्चुअली ये जो डिफाइन करता है वो इंडिया के जो सिटीजन है उसको डिफाइन करता है कि एनआरआई वो कब होता है। ठीक है, देखिए, अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो इंडिया का सिटीजन है, इससे पहले जो इनकम टैक्स एक्ट में देखा था हमने, वो क्या था कि सिटीजन की बात नहीं करता है, इंडिया में आप रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, उसका रहने का जो ड्यूरेशन है उसके आधार पे आपको डिसाइड किया जाएगा कि आप एनआरआई हैं या नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पे बात की जाती है कि जो इंडियन सिटीजन है वो एनआरआई कब होंगे। समझिए, इंडियन सिटीजन हु proceed abroad for employment or for carrying on any business or vocation or for any other purpose in circumstances indicating indefinite period of stay outside India। कोई भी पर्पस से यदि आप बाहर जा रहे हैं लेकिन टाइम आपका डिफाइन नहीं है कि कितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं, तो वैसे केस में जो पर्सन होंगे वो आपका नॉन रेसिडेंट इंडियंस कहलाएंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि इंडियन सिटीजन वर्किंग अब्रॉड, बाहर में जो काम कर रहे हैं ऑन असाइनमेंट बेसिस, कोई असाइनमेंट के तहत वो गए हुए हैं, विद फॉरेन गवर्नमेंट, जो फॉरेन गवर्नमेंट के साथ काम करने गए हैं कोई असाइनमेंट के तहत, है ना, गवर्नमेंट एजेंसी और इंटरनेशनल मल्टीनेशनल एजेंसी लाइक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में काम करने गए हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ में एंड वर्ल्ड बैंक या कोई भी इस प्रकार की बॉडी है, वहां पे जब काम करने के लिए वो गए हैं, है ना, कोई असाइनमेंट के तहत गए हुए हैं, तो भी वो एनआरआई कहलाएंगे, क्योंकि यहां भी टाइम डिफाइंड नहीं है कितने दिनों के लिए वो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम एक्सटेंड भी कर सकता है, इसलिए ऐसे केस में वो एनआरआई कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका है कि ऑफिशियल्स ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डेपुटेड अब्रॉड ऑन असाइनमेंट विद फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसी ऑर्गेनाइजेशंस और पोस्टेड टू देयर ओन ऑफिसेस इन इंक्लूडिंग इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन अब्रॉड। ठीक है, कोई भी मिशन है ना, जो दूसरे कंट्री में जाकर के फुलफिल किया जा रहा है ना, लीगल, तो वैसे केस में भी यदि है तो यहां भी टाइम डिफाइन नहीं है और ये भी आपका नॉन रेसिडेंट का कैटेगरी में आएंगे ऐसे पर्सन। ठीक है, अब देखिए यहां एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा, और कि टूरिस्ट ऑन ब्रीफ विजिट टू फॉरेन कंट्री, कोई बाहर में कोई घूमने के लिए जा रहा है, इंडिया का जो सिटीजन है वो बाहर घूमने के लिए जा रहा है दूसरे कंट्री में, आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एनआरआई, तो वो एनआरआई कैटेगराइज नहीं होंगे। क्यों? वो घूमने के पर्पस गए हैं, उसका पीरियड फिक्स है, उसे फिर वापस भी आना है ना, वापस आना कहने का मतलब एक तरह से डेफिनेट पीरियड है, डेफिनेट पीरियड है, तो ऐसे केस में ये एनआरआई नहीं कहलाएंगे। लेकिन कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज आर कैटेगराइज्ड एज एनआरआई, लेकिन कोई स्टूडेंट है तो वो एनआरआई कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्टडी की पीरियड है वो जनरली फिक्स नहीं है ना, वो स्टडी की पीरियड जो है वो बढ़ सकता है आपका, या तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जब डेफिनेट नहीं है कि हमें कितने दिनों तक वहां पे रहना है, तो वैसे केस में जो पर्सन्स हैं वो आपका एनआरआई के डेफिनेशंस में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि कोई घूमने के पर्पस से गया हुआ है, उसका डेफिनेट पीरियड है, तो वैसे केस में वो एनआरआई नहीं कहलाएंगे। अब देखिए समझते हैं, एक वर्ड आता, एक आपका कंफ्यूजन इस पे रहता है कि पीआईओ क्या होता है, एनआरआई और पीआईओ में क्या डिफरेंस है, या ओसीआई में क्या डिफरेंस है, ये भी हम समझेंगे। पीआईओ मींस में क्या हो गया कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन ओरिजिन मतलब है तो इंडिया के, है नहीं मतलब थे इंडिया के, लेकिन अभी वो नहीं है, अभी वो इंडियन सिटीजन नहीं है ना, तो वैसे पर्सन्स को पीआईओ कहा जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। मतलब वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं इंडियन जो ओरिजिन है उससे वो रिलेशन रखता है।
समझिए डिटेल में। अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO इज वन हु इज अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान। यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान का है तो उसे PIO का टैग नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अलावा ये दो कंट्री के अलावा किसी दूसरे कंट्री का यदि सिटीजनशिप उन्होंने ले लिया है ना, और उसके साथ ये कंडीशन, जैसे कि एक तो समझ में आ गया कि वो इंडिया का सिटीजनशिप नहीं है उसके पास, है ना, वो बाहर किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लिया है जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। और कंडीशन क्या है कि हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया और द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, कि पहले वो सिटीजन थे, इंडिया का सिटीजन वो था पहले। ठीक है, किस तरह से हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, या तो फिर सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये सिटीजनशिप एक्ट जो है वो आपका सिटीजनशिप के बारे में बताता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 5 से 11 तक जो होता है सिटीजनशिप के बारे में बताया जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन है। तो यहां पे बोल रहा है कि या तो पहले वो कभी सिटीजन रहा है इंडिया का, दूसरी चीज है कि हु बिलोंग्ड टू अ टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15th ऑफ अगस्त 1947। कोई ऐसा टेरिटरी है ना, कोई ऐसी जगह जो 1957 15 अगस्त 1947 के बाद इंडिया के अंडर में आ गया है, इंडिया ने अपने कंट्रोल में कर लिया है उसे, है ना, लीगली। तो वैसे केस में उस एरिया से बिलोंग करने वाले जो पर्सन हैं वो भी आपके PIO कहलाएंगे, जो अभी किसी दूसरे कंट्री के सिटीजनशिप वो ले चुके हैं। अभी वो नहीं है इंडिया के सिटीजन, लेकिन पहले वो इंडिया के सिटीजन हुआ करते थे। कैसे? या तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया, ये 1955 आपका एक्ट है उसके तहत उसे मिला हो सिटीजनशिप, या तो कोई टेरिटरी है जो कि इंडिया में मिला लिया गया था और उस टेरिटरी का वो पार्ट था और अभी वो नहीं है इंडिया का सिटीजनशिप उसके पास, तो वैसे पर्सन को PIO कहा जाएगा। एक और कंडीशन है कि हु इज द चाइल्ड और अ ग्रैंड चाइल्ड और अ ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ पर्सन रेफर टू इन क्लाउज A और B। या किसी के अभी वो चाइल्ड है ना, किसी के चाइल्ड हैं, ग्रैंड चाइल्ड हैं, समझ में आ रहा है, जो अभी इंडिया के हैं, जो अभी इंडिया के हैं उसके वो चाइल्ड हैं, ग्रैंड चाइल्ड हैं, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हैं, तो भी वो कहलाएंगे आपका PIO। लेकिन अभी वो पर्सन किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप ले लिया है, आपका बांग्लादेश और पाकिस्तान का नहीं है वो। ठीक है, इसके अलावा किसी दूसरे कंट्री का। नेक्स्ट आपका है कि हु इज ए स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि कोई पर्सन है वो कोई फॉरेनर से शादी उन्होंने कर ली है, ठीक है, तो वैसे और वो जो है सो सिटीजनशिप किसी दूसरे कंट्री का ले रखा है ना, ले लिया है, तो वैसे केस में वो पर्सन PIO कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिसके तहत आप कह सकते हैं कि जो पर्सन है वो PIO है। देखिए अब OCI क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। PIO आपने देख लिया, OCI भी ऐसे ही है, सेम चीज है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। थोड़ी सी चीजें जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसमें क्या डिफरेंस है, सिमिलरिटीज क्या है, इसके बारे में समझते हैं। यदि एक बार PIO कार्ड मिल जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड यदि मिल जाता है किसी पर्सन को, ठीक है, तो वैसे केस में नो इंडियन वीजा रिक्वायरमेंट अप टू 15 ईयर्स, अप टू 15 ईयर्स, 15 साल तक उसे वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इंडिया में आने के लिए। लेकिन OCI की बात करें तो इसे वीजा की रिक्वायरमेंट कभी होती ही नहीं है। यदि एक बार इसे OCI कार्ड मिल जाता है, तो OCI कार्ड का टैग यदि मिल जाता है इंडिया की तरफ से, तो इसे कभी वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है इंडिया में आने के लिए। ठीक है, हालांकि पासपोर्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि दूसरे कंट्री के यदि है सिटीजनशिप है तो पासपोर्ट तो होना ही पड़ेगा, मतलब लाना ही पड़ेगा, उसे रखना ही पड़ेगा। अब देखिए इंडिया में यदि एक बार उसे PIO का कार्ड मिल गया तो 15 ईयर्स तक तो उसे वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 15 ईयर्स के बाद उसे क्या है कि रिन्यू करवाना पड़ेगा, है ना। इंडियन वीजा वैलिडिटी इज 15 ईयर्स, वंस इट इज इशूड, एक बार उसे मिल जाता है तो 15 ईयर्स तक उस वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन यदि एक बार 15 ईयर कंप्लीट हो जाता है तो दोबारा फिर उसे रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है,
लेकिन वही यदि ओसीआई की बात करें तो यहां पे वीजा की जरूरत है ही नहीं, इसलिए लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है उसकी, और ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि रिन्यू करवाने की जरूरत उसे पड़ती है वीजा की, ठीक है, क्योंकि उसे लाइफ टाइम के लिए मिला हुआ है। अगला है डिफरेंस आपका कि इफ दे स्टे मोर देन 180 डेज, 180 दिन से ज्यादा वो रहते हैं यदि इंडिया में, है ना, तो वैसे केस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है उसे FRRO, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर के उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि हाँ मेरा ये पर्पस है, इतने दिनों के लिए हम रुक रहे, जो भी चीज है वहां पे उसको इन्फॉर्मेशन, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। लेकिन यहां पे वैसी कोई जरूरत नहीं होती है। तो बस ये डिफरेंस है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है पीआईओ और ओसीआई में। लेकिन अब जो है पीआईओ को मर्ज करके ओसीआई कार्ड ही दिया जाता है, जो भी आपके पीआईओ पर्सन्स हैं उसे ओसीआई कार्ड ही मिल जाता है, और इस तरह से उसे ये जो कंडीशंस है, ये जो फीचर्स हैं, ये सारे उसे मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है सो पीआईओ को समाप्त करके ओसीआई में ही मर्ज कर दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक है आपका, उसके बारे में समझते हैं। ओसीबी, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, क्या होता है कि ओवरसीज फर्म्स, ट्रस्ट और कंपनी प्रीडोमिनेंटली ओन्ड बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस आर कॉल्ड ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज। कोई इंडियन रेसिडेंट है ना, एनआरआई है, वो बाहर जाकर के दूसरे कंट्री में जाकर के क्या है, कोई फर्म क्रिएट करता है, कोई ट्रस्ट है, कंपनीज है, ये सारे वहां पे क्रिएट करते हैं। तो वैसे ओसीआई वैसे जो आपका फर्म, कंपनी वगैरह है, वो आपका ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी कहलाएंगे। लेकिन द लेवल ऑफ ओनरशिप ऑफ एनआरआई इन सच बॉडीज शुड बी मिनिमम 60% बाय वन और मोर एनआरआई। वो जो कंपनी क्रिएट की गई है उसमें जो उसका ओनरशिप होगा वो 60% से कम नहीं होना चाहिए, या तो एक एनआरआई का या एक से ज्यादा एनआरआई मिल करके वो जो कंपनी या तो फर्म बनाया गया है उसमें 60% से कम का ओनरशिप नहीं होना चाहिए। तो वैसे केस में वो आपका ओसीबी कहलाएगा। वो जो फर्म है, वो जो कंपनीज है ना, वो जो ट्रस्ट है, ओसीबी, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो कंट्रोल इंडिया गवर्नमेंट तो उसे नहीं कर पाएगी, क्योंकि दूसरे जगह में वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है ओसीबी। तो इसी वजह से इसे ओसीबी हैव बीन कंप्लीटली डी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इन्वेस्टर क्लास बाय आरबीआई। तो उसे इन्वेस्टर क्लास में नहीं माना जाता है, मतलब वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है वैसे केस में। Accordingly, they are now not allowed to make any fresh investment in India under various routes, schemes available under the extent guidelines and guidelines और FEMA एक्ट की बात करें तो, कि वो यहां इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन है जब कर सकता है, कब करेगा कि whenever an erstwhile OCB, जो पहले क्रिएट किए गए हैं OCB, wants to do invest in India, such investment are permitted provided that such erstwhile OCB is not in the caution list of RBI and prior approval from the RBI for investment is obtained। एक तो कॉशन लिस्ट में नहीं होना चाहिए, आरबीआई के कॉशन लिस्ट में नहीं होना चाहिए वो एनआरआई, है ना। तो वैसे केस में वो इन्वेस्ट कर सकता है। दूसरी बात है कि आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन वो अर्स्टवाइल ओसीबी होना चाहिए, अर्स्टवाइल ओसीबी होना चाहिए, जो पहले ही क्रिएट किए गए हैं ओसीबी। तो वैसे केस में वो जो ओसीबी है वो आपका इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये आपका छोटा टॉपिक आज का था, अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बाकी जो चैप्टर बचे हुए हैं, बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको हम देखेंगे। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जितना ज्यादा हो सके अपने सोशल मीडिया ग्रुप में जहां जुड़े हुए वहां पे इसे आप शेयर करिए। नेक्स्ट के वीडियो में मिलते हैं।